हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। कहने का तो हमारा समाज आज के समय में काफ़ी जागरूक हो चुका है, लेकिन इन्हीं छोटी बड़ी घटनाओं में से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बिल्कुल पब्लिक के सामने होती है और लोग भी सिर्फ खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, जिससे मुजरिमों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। दो लड़के आपस में झगड़ रहे होते हैं। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे सिर्फ खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। झगड़ा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि आखिरकार उसमें से एक बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और तब वहाँ के तमाम लोगों में से एक आदमी पुलिस को फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताता है। काश कि लोगों ने अगर सही समय पर सही कदम उठाया होता और इस झगड़े के दौरान ही पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद वो बच्चा आज इस दुनिया में ज़िंदा होता। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का एक थाना पड़ता है आदर्श नगर और इसी आदर्श नगर का एक इलाका पड़ता है लाल बाग। बात कर रहा हूं मैं 27 अक्टूबर 2022 के रात्रि के 9 बजे के आसपास दो लड़के गली में आपस में झगड़ रहे थे। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे खड़े होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे थे। दोनों लड़के आपस में कुछ इस तरीके से झगड़ा करते हैं कि आखिरकार उनमें से एक बच्चा एक तेज़धार हथियार अपने जेब से निकालता है और दूसरे पे वार करना शुरू कर देता है। जब वार करना शुरू करता है तब भी लोग खड़े होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना तो उसमें से कोई व्यक्ति उनका झगड़ा छुड़ाने की कोशिश करता है और ना ही इस बात की खबर पुलिस वालों को देखता है, बल्कि इनके झगड़े को तमाम लोग खड़े होकर के और इनका तमाशा देख रहे थे। और आखिरकार वो बच्चा उस तेज़धार हथियार से दूसरे पे इस कदर से वार करता है कि आखिरकार दूसरा बच्चा काफ़ी गंभीर स्थिति में ज़मीन पे गिर जाता है और फिर वो दूसरा लड़का मौके से फरार हो जाता है। तब उसमें से एक व्यक्ति आदर्श नगर पुलिस थाने में इस बात की खबर देता है कि साहब, एक लड़के के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो काफ़ी गंभीर स्थिति में गिरा पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत ही एड्रेस नोट करती है और घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में एक लड़का वहां पे काफ़ी गंभीर स्थिति में पड़ा था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने तुरंत ही उस लड़के को नज़दीकी के हॉस्पिटल में लेकर के गए, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर के पहुँचे डॉक्टर ने तुरंत उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। काश कि लोगों ने इस बात की खबर वक्त रहते पुलिस को अगर दिया होता तो शायद वो बच्चा ज़िंदा होता। पुलिस सबसे पहले उस बच्चे की पहचान तलाशनी करनी शुरू करती है और तुरंत ही पता चल जाता है कि इस बच्चे का नाम है साबिर, जो आदर्श नगर का ही रहने वाला था। पुलिस तुरंत ही इस बात की खबर साबिर के घर परिवार वालों को देती है। साबिर के घर के परिजन जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और अपने बच्चे को इस स्थिति में देखते हैं, सब के सब दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं और पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आखिरकार मेरे बच्चे की यह हालत किसने करा है। पुलिस तुरंत ही उसके डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि साबिर के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार करने की वजह से इसके शरीर से काफ़ी मात्रा में ब्लड बह जाने की वजह से इसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस भी साबिर के घर परिजनों से यही सवाल करती है कि आखिरकार साबिर के साथ ऐसी वारदात कौन कर सकता है। तो घर परिजन कहते हैं कि साहब, मेरा लड़का बहुत काफ़ी शरीफ था, ना तो इधर उधर जाता था और ना ही किसी गलत लड़कों के साथ में इसकी संगत थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि इतने शरीफ बच्चे की आखिर कोई हत्या क्यों कर सकता है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर जाती है और वहाँ के सीसीटीवीज़ खंगालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई सीसीटीवीज़ ही नहीं है। पुलिस को बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है उसकी चेहरे की शिनाख्त करना, जो लड़का इस साबिर के साथ में लड़ाई झगड़े कर रहा था। पुलिस जब वहाँ के तमाम लोगों से पूछताछ करती है कि जो लड़का साबिर के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा था क्या उसको कोई पहचानता है, तो वहाँ के तमाम लोग एक ही बात कहते हैं कि साहब, वो लड़का इस एरिया का नहीं था, हम में से कोई भी उसे नहीं पहचानता है। पुलिस एक बड़ा अजीब सा सवाल भी करती है लोगों से कि जब ये झगड़े हो रहा था तो क्या आप लोगों में से किसी ने भी अपना मोबाइल निकाल के उसका फ़ोटो या कोई वीडियो क्लिप बनाया है। तो लोग कह रहे हैं कि साहब, हमने किसी ने भी ना तो कोई फ़ोटो लिया है और ना ही कोई वीडियो बनाया है, बल्कि सारे लोग खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। पुलिस अब उस घटनास्थल से हट करके और एरिया के आसपास की तमाम सीसीटीवीज़ खंगालना शुरू करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवीज़ में साबिर के साथ एक लड़का दिखाई देता है। पुलिस तुरंत ही इसका फ़ोटो प्रिंट निकाल करके और उसके घर परिजनों से इसका फ़ोटो प्रिंट निकाल करके जब दिखाती है तो उसके घर परिजन के लोग कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं है बल्कि उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला अरमान है।
पुलिस जब उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करती है तो एक लड़का उसी में से बाहर निकल के आता है और कहता है पुलिस वालों से कि साहब अरमान और साबिर का कुछ दिन पहले ही लड़ाई झगड़ा हुआ था। पुलिस वालों के लिए इस केस में एकमात्र पहला क्लू था। इसी क्लू पे तुरंत ही पुलिस अब अरमान की तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस जब अरमान के घर पे जाती है तो पता चलता है कि वो घर पे नहीं है, घर से भी फरार हो चुका है। अब पुलिस तमाम जगहों पे अरमान की सर्चिंग करना शुरू करती है, लेकिन अरमान का कहीं भी पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस ने अपने कुछ मुखबिरों को काम पे लगा दिया और ये अरमान की हर जगहों पे तलाशी करना शुरू करते हैं। और आखिरकार खबरियों ने पुलिस को एक खबर दिया कि अरमान आदर्श नगर में ही छिपा पड़ा हुआ है अपने एक दोस्त के घर। पुलिस तुरंत ही बताए हुए एड्रेस पे जाती है और अरमान को अपने कस्टडी में लेती है। और जब पुलिस अरमान से पूछताछ करती है तो अरमान अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार उसने साबिर की हत्या क्यों की, लेकिन जब अरमान अपनी पूरी कहानी बताता है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। अरमान अली कहता है कि साहब उन्हीं के मोहल्ले में एक लड़की है। अरमान जब उस लड़की को देखता है तो पहली नज़र में उसे दिल दे बैठता है, लेकिन वो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए कभी उससे कोई मुलाकात नहीं हो सकता है। अरमान हर मुमकिन कोशिश करता है उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने के लिए ताकि उससे बातचीत कर सके, लेकिन उस लड़की का नंबर इसे नहीं मिल पाता है। फिर अरमान सोशल मीडिया का सहारा लेता है और सोशल मीडिया पे जब सर्च करता है तो आखिरकार उस लड़की का एक आईडी मिल जाता है। और जब उस आईडी को खोल करके देखता है तो पता चलता है कि वो आईडी चलाने वाली कोई लड़की और नहीं बल्कि वही थी जिसको अपना दिल दे बैठता है। और फिर उसके फ़ोटोज़ पे कुछ कमेंट करना शुरू करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जिस लड़की के फ़ोटो पे वो कमेंट कर रहा था उस लड़की का पहले से किसी लड़के के साथ में लव अफेयर चल रहा था। जब वो कमेंट करता है तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से इसके बारे में बताती है, और जो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बताती है वो बॉयफ्रेंड इसका कोई और नहीं बल्कि साबिर ही होता है। साबिर को जब पता चलता है कि उसके गर्लफ्रेंड के बारे में उसके फ़ोटो पे कुछ गलत कमेंट अरमान ने किया है, वो तुरंत ही अरमान से जाके इसके बारे में पूछताछ करता है। तो अरमान कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन साबिर कहता है कि मेरा उससे बहुत पहले से लव अफेयर चल रहा है, उसका चक्कर छोड़ दो। और इस बात से लेकर के तू मैं दोनों के बीच में हो जाती है। फिर साबिर अरमान को वहाँ पर 2-4 थप्पड़ लगा देता है। अब इस बात से लेकर के अरमान इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि वो ठान लेता है कि इसका बदला वो साबिर से ज़रूर लेगा। और फिर एक दिन जानबूझ करके उसी लड़की के फ़ोटो पे फिर से कमेंट करता है। उसे मालूम था कि मैं कमेंट करूंगा तो फिर से साबिर उससे लड़ाई झगड़े करने के लिए आएगा, और होता भी बिल्कुल कुछ ऐसी है। जैसे ही अरमान उस लड़की के फ़ोटो पे कुछ कमेंट करता है वो लड़की फिर से इस बात की खबर साबिर को देती है। लेकिन साबिर जब इस बारी अरमान से झगड़ा करने के लिए जाता है तो अरमान पहले से ही अपना षड्यंत्र बना चुका था। जैसे ही साबिर वहाँ पे जाता है तो वो साबिर को बहला फुसला करके आदर्श नगर से लालबाग इलाके में ले जाता है और अपने षड्यंत्र के तहत उससे झगड़ा ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। और उसने अपने ही षड्यंत्र के तहत ज़बरदस्ती झगड़ा करते हुए झगड़ा कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाती है कि तुरंत ही अपने जेब से एक तेज़धार हथियार निकालता है और साबिर के ऊपर एक से एक कई बार वार करना शुरू करता है। तब तक वार करता है जब तक साबिर गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर नहीं जाता है। लेकिन जब ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे वहाँ के तमाम लोग आस पड़ोस के खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उनमें से कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आता है और ना ही उस झगड़े के दौरान पुलिस को भी खबर देता है, बल्कि सब के सब लोग खड़ा होकर के और इस नज़ारे को देख रहे थे। और फिर बड़े आसानी से अरमान साबिर के ऊपर कई बार वार करता है। जब वो गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर जाता है फिर वो मौके से फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी अरमान पुलिस वालों को बताता है और जब इस केस का खुलासा होता है और जब इस बात की खबर साबिर के घर परिवार वालों को पता चलता है तो साबिर के घर परिवार वालों को भी पता नहीं था कि साबिर का किसी लड़की के साथ में कोई लव अफेयर चल रहा था, और ना ही साबिर के घर परिवार वालों को ये भी पता था कि साबिर का इससे पहले अरमान से झगड़ा भी हो चुका था। साबिर के घर परिवार वालों का कहना था कि अगर हमें इस बात की थोड़ी सी भी खबर होती तो शायद हम अपने बच्चे को समझाए होते। और बिल्कुल सही बात है, अगर साबिर ने भी अगर इस बात की खबर थोड़ी सी भी अपने घर परिवार वालों को दिया होता तो शायद साबिर आज इस दुनिया में ज़िंदा होता। फिलहाल पुलिस ने अरमान को अपने कस्टडी में लेकर के उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।